मित्रों नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल कथानक पर। आज जुड़ रहे हैं हम आपके साथ एक नए अंक के साथ, एक नई कहानी के साथ, जिसका नाम है दूसरी नाक। इस कहानी के रचयिता यशपाल जी। इस कहानी में जब्बार एक युवा लड़का अपने परिवार की उम्मीदों के खिलाफ अपने मन की सुनता है। उसकी नज़र पड़ोस की लड़की शब्बू पर लग जाती है, जिससे वह बेइंतहा प्रेम करने लगता है। उसके माँ बाप उसे जल्दी विवाह के लिए तैयार करते हैं, लेकिन जब्बार की चाहत शब्बू से ही थी। ये कहानी प्रेम, ईर्ष्या, मानवीय स्वभाव की जटिलताओं को दर्शाती है, जिसमें जब्बार अपनी भावनाओं और सामाजिक दबावों के बीच संघर्ष करता है। क्या वह प्रेमिका को खोने से बचा पाएगा या उसकी जिद और संदेह उसे अनियंत्रित कर देंगे? तो बिना देर करते हुए आपको लेके चलते हैं अपनी इस कहानी की तरफ। लड़के पर जवानी आती देख जब्बार के बाप ने पड़ोस के गांव में एक लड़की तजवीह कर ली, लेकिन जब्बार ने हसबा की लड़की शब्बू को जो पानी भर के लौटते देखा तो उसकी सुध-बुध जाती रही। जैसे कथा कहानी में कहा जाता है कि शहजादा नदी में बहता हुआ सोने का एक बाल देख सोने के केसधारी सुंदरी के प्रेम से आहत महल की अटारी में उपवास कर लेट गया था। बहुत कुछ वैसा ही हाल जब्बार का भी हुआ। मुंह से तो कुछ कह न सका, पर शिथिल शरीर, चेहरे का रंग उड़ा हुआ, कुछ खोया खोया सा वह रहने लगा। माँ बाप ने उसकी हालत देखकर सलाह की, मुँह दर मुँह नहीं पर उसे सुना दिया कि ब्याह जल्दी ही उसका हो जाएगा। लड़की भी बच्चा नहीं, बिल्कुल जवान है, समसल की बेटी जहुन्ना। आसपास के 4 गांवों में एक ही लड़की है। पानी का बड़ा मटका सिर पर उठाकर धमकती 2 मील चली जाती है। घर भर का काम संभालती है अभी से। यहाँ आ जाएगी तो जब्बार की माँ को भी चैन पड़ेगा। बूढ़ी हो गई बेचारी, पर जब्बार को इससे कुछ तसल्ली ना हुई। वह अक्सर लंबी लंबी आहें खींचकर चुपचाप पड़ा रहता। एक रोज़ माँ ने आंखों में आंसू भरकर अपनी कसम धरा कर पूछा तो उसने सच कह दिया। जहुन्ना की बात सुनने से भी उसने इनकार करके कहा, या तो हसबा की बेटी शब्बू, नहीं तो बस कुछ नहीं। माँ बाप ने बहुत समझाया, उसे सुनता देखते तो आपस में जहुन्ना की तारीफ और शब्बू की निंदा करने लगते। फिर जो ऐसे लोग ऐसी बेशर्मी से ब्याह करते हैं उनकी कितनी निंदा होती है। यह सब वे लड़के को काकोक्ति अलंकार और रूपक द्वारा समझा कर हार गए, पर धुन का पक्का जब्बार ना माना तो ना माना। बेटे की जिद से हार मान बूढ़ा गफ्फार एक रोज़ हसबा से बात करने गया। जब वह लौट कर आया तो क्रोध से उसकी आंखें लाल और ग्लानि से चेहरा विरूप हो रहा था। बंदूक कोने में रख कंधे की चादर ज़मीन पर फेंक वह ज़मीन पर ही बैठ गया। जब्बार की माँ ऊँटों को बेरी की पत्तियाँ खिला रही थीं। तुरंत बूढ़े के समीप दौड़ आईं। जब्बार दूर से ही उत्सुक कान लगाए था। बूढ़ा मानो फट पड़ा, ऐसे नालायक बेटे से बेऔलाद भला। जब्बार की माँ ने घबराकर बेटे की बलाएं अपने सिर लेते हुए नाक पर हाथ रखकर पूछा, हाय हाय हुआ क्या? बूढ़े ने कहा, होगा क्या, ऐसे बेशर्म बेगैरत लड़के से और होगा क्या? तमाम इज्जत खाक में मिल गई और घर मिट्टी में मिल जाएगा। माँ ने फिर बलाएं लेकर पूछा, हाय हुआ क्या, ऐसा क्यों कहते हो जी? बाप ने कहा, अगर इसके ऐसे मिजाज थे तो यह कलात के खान के यहाँ पैदा क्यों नहीं हुआ? जानती है हसबा ने क्या कहा? सीधे मुंह से बात भी न की। कहती है शब्बू की बात तो मत सोचो, उसे वह ब्याहेगा जो 250 रुपये की गठरी बांध कर लाएगा। 250 रुपये की बात सुन जब्बार की माँ की आंखें ऊपर चढ़ गईं। बूढ़ा बोला, तू भी बूढ़ी हो गई है, तू ही बता, तूने कभी ऐसा तूफान सुना है उम्र में? 250 रुपये कोई चीज़ ही नहीं होती। शमशल से मैंने जहुन्ना के लिए बात की थी, उसने लड़की के 80 मांगे थे, आखिर 60 पर तैयार है। उसकी लड़की भी एक आदमी है और वह वज़ात मांगता है 250। और फिर तू बूढ़ी हो गई, तू ही बता, रंग ज़रा मैला हुआ तो क्या और ज़रा साफ़ हुआ तो क्या? औरत औरत सब एक। तुझे अपने काम से मतलब कि रंग से? अभी 6 महीने नहीं हुए हैं, इसके लिए बंदूक खरीदी थी तो वह ऊँट बेचा था। 250 रुपये उम्र भर में कमा तो पाएगा नहीं, और शान यह। अच्छा तू ही बता, इतनी बूढ़ी हुई
₹250 कभी औरत के दाम सुने हैं? ₹250 में तो फिरंगी की तोप खरीदी जाती है। जब्बार ने सुना और आह को सीने में दबाकर करवट बदल ली। इकलौते बेटे का यूं दिन रात बिसूरना माँ बाप से देखा ना गया। बूढ़े ने कहा, मेरा क्या है, पका फल हूँ, कब टपक पड़ूँ। जो कुछ है इसी के लिए है, रोज़ी का सहारा ये 2 ऊँट हैं, ये भी जाएंगे तो फिर खुद ही फिरंगियों की सड़क पर रोड़ी कूटने की मजदूरी करेगा। लोग यही कहेंगे कि गफ्फार का बेटा मजदूरी करने लगा, सो इसकी किस्मत। मैं क्या सदा बैठा रहूँगा। आखिर दोनों ऊँट भी बन्नू के बाज़ार में बेच दिए गए और शब्बू जब्बार की बहू बन के घर आ गई। शब्बू को इस बात का कम गर्व नहीं था कि उसकी कीमत गिनकर ₹250 चुकाई गई है। पानी भरने जाती तो आधा ही घड़ा लेकर लौटती, वह भी लचकती बलखाती। पड़ोस के मीरन ने समझाया, ऐसा नखरा ठीक नहीं, मर्दों को काम प्यारा होता है। किसी रोज़ ऐसी मार पड़ेगी, कमर सदा के लिए लचक जाएगी। अपनी कान तक फैली आंखें मटकाकर और हाथ का अंगूठा दिखाकर शब्बू ने कहा, ओहो, मेरे बाप ने 12 बीसे और ₹10 गिनकर मुझे मार खाने के लिए ही तो भेजा है यहाँ। कोई मुझे हाथ तो लगाए। तेरा क्या है, तेरे मर्द ने 3 बीसे में तुझे लिया था। लंगड़ी लूली हो जाएगी एक और सही। गजब की शौक और शौकीन थी शब्बू। वह काले मखमल की बास्केट पहनती जिसकी सिलाइयों पर सीप के 300 बटन टके थे। अपने बालों में मक्खन लगाती और बाहर जाने से पहले पानी का हाथ लगाकर उन्हें संवार लेती। महीने में 2-2 बेर अपने बाल धोती। जब्बार की माँ यह सब देखती और नाक पर हाथ रख पड़ोसिन से कहती, देखो तो, ₹250 देकर ब्याह किया, पर मुझे क्या आराम मिला। इसे तो अपने नखरों से ही छुट्टी नहीं। बूढ़े ने बेटे को समझाया, जवानी की तेरी उम्र है, कुछ कमाई अब नहीं करेगा तो कैसे निभा होगा। यूं घर बैठा रहना क्या तुझे सुहाता है। रोज़ी का एक जरिया मेरे ऊँट थे, सो तेरे ब्याह में ख़त्म हो गए। अब भी तू कुछ नहीं करेगा तो क्या मैं परदेश जाकर मजदूरी करूँगा। मन मारकर जब्बार को कमाई करने बन्नू जाना पड़ा, लेकिन मन उसका गांव में ही रहता। पूरा सप्ताह जब्बार को बन्नू गए नहीं हुआ था कि वह शब्बू की याद में बेकल हो एक दिन आधी रात में उठ अपने गांव को चल दिया। 16 मील चलकर जब उसे ऊषा की अस्पष्ट लाल आभा में पहाड़ी पर अपने गांवों की छत दिखाई दी तो वह ठिठक गया। अपने गांव की क्रुद्ध मूर्ति और पड़ोसियों की लाछना के विचार ने उसके पैरों में बेड़ियां डाल दी। वह एक चट्टान पर बैठकर अपने घर के दरवाजे की ओर देखने लगा। उसने सोचा, पानी भरने शब्बू निकलेगी तब वह उसे एक आंख देख सकेगा। बावड़ी पे चलकर बैठूं, शब्बू पानी भरने आएगी तो उससे 2 बातें करके लौट जाऊंगा। शब्बू पानी लेने आई तो 2 सहेलियों के साथ। जब्बार 30 कदम पर एक पत्थर की ओट में बैठ धड़कते हुए दिल से देख रहा था, पर एक शब्द बोल न सका। बोलता कैसे, वह दोनों पड़ोसिनें बदनाम कर देती। दिल पर पत्थर रखे जब्बार देखता रहा। शब्बू सहेलियों से चुहल करती मटकती लौट आई। जब्बार आहें भरता बन्नू लौट गया। जब्बार के बिरहे की आग में ईशा का घी पड़ गया। उसने सोचा, देखो, मैं यहाँ परदेश में अकेला मर रहा हूँ और वह मौज करती है। उसे मेरा ज़रा भी गम नहीं। औरत की ज़ात में वफा नहीं होती। 8-10 दिन बाद फिर रातों रात सफ़र कर शब्बू को एक पलक देख सकने और एक चुंबन पा सकने की आशा में गांव की बावली पर आकर बैठ गया। परंतु वह अकेली नहीं आई, पड़ोस की 3 सहेलियों के साथ आई। अटखेलियाँ करती आई। जब्बार उनकी बात को कान लगाकर सुन रहा था। मीरन ने शब्बू की थोड़ी छूकर कहा, हाय रे तेरा नखरा, गांव के छैले तुझ पर जान दे रहे हैं, कसम तेरे सिर की। शब्बू के चेहरे पर गर्व से सुरूर छा गया। वह पानी लेकर लौट गई। जब्बार की छाती पर मानो 100 मन का पत्थर आ गिरा, पर बेबस था। अब उसके मन में संदेह का अंकुर और जमा। संदेह मनुष्य के हृदय में आकाश बेल की तरह बढ़ता है। उसके लिए जड़ या बुनियाद की भी ज़रूरत नहीं, वह कल्पना के आकाश में ही पुष्ट होता है। संदेह को निश्चय का रूप लेते भी देर नहीं लगती। गांव में ऐसे कई लौंडे लुगाड़े थे जिन्हें फितूर के अलावा कुछ काम न था। रहमान और अब्बास से हर एक बात की आशा रखी जा सकती थी। और फिर यदि कुछ दाल में काला नहीं है तो मीरन ऐसी चर्चा क्यों कर रही थी। और शब्बू की यह चटक मटक किसके लिए है।
देखो उसे मेरा ज़रा भी गम नहीं और मैं मरा जा रहा हूँ। जब्बार लहू के घूंट पी पी कर रह जाता। उसने सोचा पैसा कमाने के लिए ही तो वह घर से दूर यहाँ पड़ा है। यूं 8 आने 10 आने रोज़ में रुपया नहीं कमाया जा सकता। घर लौटने की आग ने उसे बावला कर दिया। एक दिन मौका देख उसने एक हाथ मार ही दिया। किस्मत अच्छी थी, वह पकड़ा भी नहीं गया और 150 रुपये कमाकर 1.5 महीने में घर लौट आया। जब्बार के बाप को हौसला हो गया, बेटा भूखा नहीं मरेगा। जैसे नील का दाग कपड़े को नहीं छोड़ता, वैसे ही जिस मन में संदेह एक बार प्रवेश कर जाता है उसे छोड़ता नहीं है। जब्बार ने सब्बू से पूछा, क्यों जब मैं बन्नू में था तो खूब मज़े उड़ाती थी। सब्बू भी निरी मजदूरी न थी। चमक कर उसने पूछा, कैसे मज़े, किससे मज़े उड़ते थे। जब्बार ने कहा, क्यों गांव में क्या कम आदमी हैं, रहमान है, अब्बास है, खूब बनाओ सिंगार से पानी लेने जाना होता था क्यों। शब्बू ने कहा, मैंने कभी किसी मरे की तरफ आंख उठाकर देखा हो तो मैं मर जाऊं, नहीं मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगाने वाला मर जाए। जब्बार ने तड़प कर पूछा, तू बन ठन कर अपना हुस्न दिखाने नहीं जाती थी। शब्बू ने उत्तर दिया, मैं क्यों जाऊंगी दिखाने किसी को, कोई मरा घूरा करे तो मेरा क्या कसूर। जब्बार ने चुटिया कर पूछा, तो तू यूं बन ठन कर दिखाने को निकलती क्यों है। अपने सौंदर्य के ईमान में सिर ऊंचा कर शब्बू ने कहा, मैं क्या करती हूँ, क्या मुंह काला कर लूँ, मैं जैसी हूँ वैसी हूँ। जब्बार बड़े यत्न से शब्बू की चौकसी करने लगा। वह शब्बू से 100 कदम दूर पर भी आदमी देख पाता तो उसे यही संदेह होता कि वह उससे आंख लड़ा रहा है। कुछ दिन में उसका खाना पीना हराम हो गया। किसी मुसाफिर को गांव से गुजरते देखकर भी उसे यह शंका होती कि संभव है शब्बू के रूप में ख्याति सुनकर ही यह आदमी बहाने से इधर आया है। सारा गांव उसे शब्बू के पीछे पागल दिखाई पड़ने लगा। एक रात जब्बार ने शब्बू से पूछा, आज तू बाहर से लौट रही थी तब राह में मुस्कुरा क्यों रही थी। उत्तर में शब्बू ने पूछा, मैं कहाँ मुस्कुरा रही थी। जब्बार ने कहा, और वे सब आदमी खड़े हुए क्यों देख रहे थे। अपने रूप की महिमा के संकेत से पुलकित होकर शब्बू ने उपेक्षा से उत्तर दिया, मैं क्या जानूं। होंठ काट कर जब्बार ने कहा, बहुत घमंड होगा हुस्न का, नाक काट लूँगा। शब्बू का मन गुदगुदा उठा। उसने कह दिया, 12, 20 और 10 रुपए की नाक है, और मन मन मुस्कुराने लगी। शब्बू सो गई, परंतु जब्बार की आंखों में नींद कहाँ। उसने पुकारा, सुन तो। उत्तर नदारद। जब्बार ने सोचा, देखो तो घमंड इसका, मैं बेचैन पड़ा हूँ, यह मज़े से सो रही है। यह सब घमंड हुस्न का है, इसी हुस्न के पीछे गांव के बदमाश पागल हैं। मेरी क्या आबरू है, अगर यह हुस्न न होता तो क्या मेरी आबरू यूं मिट्टी में मिलती। ऐसे हुस्न से क्या फ़ायदा। गंभीर होकर इस समस्या पर विचार कर उसने सोचा, आबरू नहीं तो कुछ नहीं, और ये हुस्न तो सब लोग देखते हैं, मेरा इस पर क्या कब्जा। जब तक ये हुस्न रहेगा तब तक मुझे आबरू और चैन कहाँ मिल सकता है। रात के सन्नाटे में जो विचार उठते हैं वे बहुत उग्र होते हैं। दिन की तरह उस समय विचारों को बाधित करने वाली सैकड़ों उलझनें नहीं रहती। इसलिए भक्त समाधि रात में लगाते हैं, कातिल कत्ल रात में करते हैं, और चोर चोरी भी रात में करते हैं, विरही भी रात में ही पागल हो उठते हैं। जब्बार अंधेरे में आँख खोले शब्बू के रूप के कारण होने वाले सब अनर्थ पर विचार ही कर रहा था। वह अनर्थ उसे अपरिमेय जान पड़ा। उसे सहन करना बिल्कुल संभव न था। उसने सिरहाने से पहना छुरा उठाया और अंधेरे में टटोलते हुए शब्बू की नाक पकड़ ली और एक ही झटके में नाक काटकर उसने फेंक दी। शब्बू चीख उठी। जब्बार की माँ उठकर दौड़ी, रोशनी जलाई, पड़ोस के लोग दौड़ आए। जब्बार का बाप गुस्से में गालियां दे रहा था और दूसरे लोग इलाज बता रहे थे। एक बुढ़िया ने चिल्लाकर कहा, अरे जल्दी कोई भेड़ बकरी का ताज़ा गरम गरम जिंदा गोश्त का टुकड़ा काट कर नाक पर रखो, नहीं तो लड़की मर जाएगी। जब्बार की माँ ने घबरा कर कहा, इस वक्त भेड़ बकरी कहाँ। बुढ़िया ने उत्तर दिया, तो तुम जानो। जब्बार खड़ा सुन रहा था। शब्बू की नाक उसने इसलिए काटी थी कि वह केवल उसी की होकर रहे। दूसरों की आंख पर उसे पड़ना उसे सहन न था। वह शब्बू को केवल अपने लिए ही रखना चाहता था। दूसरे की आंख उस पर पड़ने से उसके दिल पर घाव लगता था। उसके मर जाने की संभावना सुन उसका दिल दहल गया। जिंदा गरम गोश्त नहीं मिलेगा तो क्या
उसने वही पैना छुरा उठाया और अपनी जांग से जिंदा गर्म गोश्त का टुकड़ा काट कर शब्बू की नाक पर रख दिया। जब्बार के माँ बाप बिल्कुल पागल हो बैठे और दूसरे लोग हैरान रह गए। शब्बू चेहरे पर घाव के दर्द के मारे खाट पर पड़ी कराहती रहती और जब्बार जांग में पट्टी बांधे खाट की पटिया पर बैठा शब्बू के चेहरे पर से मक्खियाँ हाँका करता। जख्म के कारण शब्बू का तमाम चेहरा सूज गया। पानी का घूंट तक निकलना उसके लिए दूभर हो गया। तिस पर बुखार। यह हालत देखी तो जब्बार ने उसका इलाज बन्नू के फिरंगी डॉक्टर वाले अस्पताल में कराने का निश्चय किया। स्वयं बड़ी कठिनाई से वह चल पाता था, परंतु एक रात जब सब लोग सो रहे थे, उसने शब्बू को कंधे पर उठा लिया और बगल में लाठी लेकर बन्नू के लिए चल पड़ा। वह कुछ देर चलता और सुस्ता लेता, कपड़ा भिगोकर पानी की बूंदें शब्बू के मुंह में टपकाता जाता। 5वें दिन वे लोग बन्नू के अस्पताल में पहुंच गए। 20 रोज में शब्बू का जख्म भर पाया और उसकी तबीयत ठिकाने पाई। नाक न रहने पर हवा होंठों की अपेक्षा नाक के छेद में अधिक निकल जाती और स्वर बिल्कुल नक्की हो जाता है। उसी स्वर में मिनमिनाकर शब्बू ने कहा, मेम साहब कहती हैं विलायत से रबर की नाक मंगवाई जा सकती हैं। जब्बार ने घबराकर उत्तर दिया कि बस रहने दो, हमें नाक नहीं चाहिए। मुझे तो बिना नाक के ही भली मालूम होती है। मुझे क्या नाक औरों को दिखानी है? शब्बू उदास हो गई। उसने खाना खाने से इनकार कर दिया। जब्बार के लिए बड़ी भयंकर समस्या आ पड़ी। उसने सोचा, बुरा हो इस मेम का, मैंने एक नाक काटी थी, वह दूसरी बनाने को तैयार है। जब 2 दिन शब्बू ने खाना नहीं खाया तो जब्बार ने रबड़ की नाक की कीमत 40 रुपये डॉक्टर के यहाँ जमा करा दी और एक शर्त रही कि शब्बू नाक लगाएगी ज़रूर, लेकिन गैर मर्द अगर उसे घूरने लगे तो झट नाक उतार कर जेब में डाल ले। तो मित्रों, ये थी हमारी आज की कहानी। कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें कि कहानी आपको कैसी लगी। यदि कहानी आपको पसंद आई हो तो हमारी इस कहानी को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल कथानक को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।